उसी समय जब मैंने आपको देखा था, हालांकि वह अंधेरी रात थी, किंतु मेरा मन कहता है कि आपके जीवन में फिर वैसा अंधेरा कभी नहीं आएगा। आप। दीपा चौंक पड़ी। विजय ने कहा, जाने दीजिए, चाय ठंडी हो रही है। दीपा बैठ गई। विजय ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, बाथरूम आंगन में है। दीपा ने चाय की चुस्की ली और बोली, एक प्रार्थना है आपसे। कहिए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। विजय को ये सुनकर आघात सा लगा। बोला, शायद भय लग रहा है। भय किससे? मुझसे। इतना बड़ा मकान है और एक अजनबी व्यक्ति, सोचती होंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भरोसा है तो फिर जाने की बात क्यों? आप समाज को नहीं जानते। आप यही तो कहना चाहती हैं कि लोग क्या कहेंगे? हाँ, चिंता मत कीजिए, लोगों की जुबान मैं बंद कर दूंगा। विजय ने कहा। ये कहकर कि नहीं विजय साहब, दीपा ने कहा और एक से उठ गई। विजय ने देखा, खिड़की से छनकर आती धूप में उसका मुख सोने की भांति दमक रहा था। दीपा के कंधों पर फैले बाल तो इतने सुंदर थे कि उनके आगे घटाओं का सौंदर्य भी फीका लगता था। वो कुछ क्षणों तक तो दीपा के इस सौंदर्य को निहारता रहा और फिर बोला, आप शायद बुरा मान गई। विजय साहब, आप नहीं जानते कि मैं जानता हूँ मैंने ये सब कहकर अपराध किया है। अपराध इसलिए क्योंकि आपके मन को टटोला भी नहीं और अपने मन की बात कह बैठा। हो सकता है आपने ये भी सोचा हो कि मैं विविधताओं से खेलने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु विश्वास कीजिए ये सत्य नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको भी मंजिल की तलाश थी और मुझे भी। मैंने तो सोचा था इस प्रकार आपको भी अपनी मंजिल मिल जाएगी और मुझे भी। आप तो जानती हैं, जीवन के लंबे रास्ते यूं भी अकेले नहीं कटते। इस सफर में किसी न किसी साथी का होना जरूरी होता है, किंतु यदि मैं आपके योग्य नहीं तो। ऐसा न कहिए विजय साहब। दीपा ने चेहरा घुमा लिया और तड़प कर बोली, आप तो देवता हैं। आप तो इतने महान हैं कि मैं आपकी महानता को कोई नाम भी नहीं दे सकती। फिर क्या बात है? दीपा इस प्रश्न पर मौन रही। विजय फिर बोला, बताइए न, फिर आप मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हैं? अपने दुर्भाग्य के कारण। दीपा बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरे दुर्भाग्य की छाया आप पर भी पड़े। और यदि मैं ये कहूँ कि आपका मुझसे मिलना मात्र एक संयोग ही नहीं मेरा सौभाग्य है, तो फिर भी मैं चाहूंगी कि आप मुझे भूल जाएं। आप तो जानते ही हैं कि सोनपुर यहाँ से दूर नहीं। उन लोगों को जब पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ तो ये बात है। विजय की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। एक पल मौन रहकर वो बोला, फिर तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सोनपुर में ऐसा कोई नहीं जो हमारे विरुद्ध जुबान भी खोल सके। तभी बाहर से नौकर की आवाज सुनाई पड़ी, छोटे मालिक, स्नान का पानी रख दिया है। ठीक है हरिया, विजय ने कहा। इसके पश्चात वह दीपा से बोला, अब आप स्नान कर लीजिए और हाँ, मैं 1 घंटे के लिए सोनपुर जाऊंगा। बात यह है कि पापा के दिमाग में कुछ कमी आ गई है। सुना है वो शादी कर रहे हैं। यूं मुझे उनके इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पिछले 5 वर्षों से रुद्रपुर रहता हूँ। वही पढ़ाई की और वही बिजनेस भी शुरू कर दिया। यूं समझिए पापा के व्यक्तिगत जीवन से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर भी 60 वर्ष की आयु में शादी, यह मुझे पसंद नहीं। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। दीपा पत्ते की भांति कांप गई। विजय फिर बोला, मैंने ये भी निर्णय लिया है कि लेकर आज चला न मेरे इसमें पापा की स्वीकृति अस्वीकृति कोई बाधा न बनेगी। लेकिन विजय साहब, उन्होंने विजय ने अनजाने में ही दीपा के होठों पर अपनी हथेली रख दी और बोला, अब बातें खत्म। अब आप स्नान करके आराम कीजिए। मेरे लौटने तक हरिया खाना बना देगा। दीपा चाहकर भी कुछ न कह सकी, किंतु न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला उठी। दीना को इतना मारा गया कि उसका प्राणात हो गया। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी गई। सोनपुर में वास्तव में ऐसा कोई न था जो जमींदार के विरुद्ध अपनी जुबान खोल पाता, किंतु इस घटना के पश्चात जमींदार साहब वहां न रुके और शहर आ गए। जिस समय वो अपने मकान के सामने तांगे से उतरे, हरिया वही खड़ा था। हरिया ने उन्हें देखकर आदर से हाथ जोड़ लिए और बोला, सरकार, छोटे मालिक भी आए हैं। रात आते ही सोनपुर चले गए थे, फिर लौट आए। सोनपुर से एक लड़की भी आई है। कौन है? दीपा। जमींदार के सामने विस्फोट सा हुआ। चौंक कर बोले, दीना की भतीजी दीपा?